तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी विज्ञान जो है क्लास 10th का, उसी से रिलेटेड हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे और आगे के टॉपिक को देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या अभिलक्षण हैं, हम उसको देख लिए थे। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, और साथ ही साथ हम लोग आज देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार हैं। तो देखिए, हम लोग बड़े ही इन चीज़ों को बहुत ही गौर से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अभिकारक होता क्या है वास्तव में। तो देखिए, अभिकारक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे कह सकते हैं आप, जैसे मैं कोई समीकरण लेता हूँ Mg प्लस O2 बराबर MgO2, अर्थात कि ये जो तीर का निशान है इसके जो बाईं ओर लिखा होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर स्थित जो यौगिक होती है उसे अभिकारक कहते हैं, और दाहिनी ओर स्थित यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकार, उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए पदार्थों को, जो नया पदार्थ आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, इस साइड वाला क्या हो गया, उत्पाद हो गया, इसे क्या कह लेंगे, अभिकारक कहेंगे। और साथ में हमने लिख भी दिया है कि अतः इस प्रकार से अभिकारक अभिकारक तीर के बाईं ओर एवं उत्पाद तीर के दाईं ओर स्थित होता है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार है। देखिए, बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया के 6 ही प्रकार है, लेकिन हम लोगों ने इसमें उष्मा को भी इंक्लूड कर रखा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखिए, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का क्या है कि जिसमें एक दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। मतलब संयोजन मतलब जुड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ CaO प्लस H2, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ, यानी जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा और एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, CaOH2O लेता हूँ, बिना बुझा हुआ चूना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको जल से अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो बना CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण हो गया। इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिला, यह अभिकारक अपने भी जाना और क्या बना दिया, एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, है ना। हम लिखे हुए हैं, पहले आप समझ लीजिए क्या है। और आगे क्या है, तो आगे है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया भी काफ़ी आसान है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जिसमें जो है एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। अर्थात ये अगर मैं ले लेता हूँ CuSO4, कॉपर सल्फेट, और अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, यानी एक जो उत्पाद है, एक अभिकारक है दो उत्पाद बनाएगा, अर्थात Cu प्लस SO2 प्लस SO2। तो इसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। और अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसको कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व के परमाणु जो होते हैं, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व के परमाणु के स्थान पे प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं कहता हूँ कि CuSO4 ये ले रहा हूँ मैं इसके लिए, विस्थापन अभिक्रिया के लिए, और लेता हूँ इसको मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं। और वी नो डैट कि ये जो कॉपर होता है, ये मैग्नीशियम जो होता है, ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, क्योंकि हम लोग सक्रियता श्रेणी जानते हैं। देखिए, ये सक्रियता श्रेणी है ना। तो हमारा जो ये है, देखिए, सबसे ऊपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, नीचे नीचे से कम अभिक्रियाशील है ना। तो हम इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन हो मेरे आगे आओ। अर्थात कि इसी पे आप लोग इस ट्रिक पे याद रख सकते हैं कि काशी से हो गया आपका
पोटाशियम नाथ सोडियम है ना का। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसको आप रट लीजिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो देखिए समझिए मैं इसको क्यों लिखा हूँ। देखिए मैंने इसको विस्थापन अभिक्रिया को समझाने के लिए लिखा है। देखिए मैग्नीशियम, देखिए जो मैग्नीशियम है कहाँ गया, ये है मैग्नीशियम, और कहाँ है कॉपर, देखिए तो ये रहा, है ना, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं, और आपको देखना है आप कॉपर, तो ये रहा कॉपर, है ना। देखिए तो हमने लिखा है यहाँ, मैं क्या लिख रखा हूँ देखिएगा, मैं लिखा कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है। तो देखिए यही यहाँ हो रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो होगा कम अभिक्रियाशील वाले तत्व के स्थान पे जुड़ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा MgSO4 और प्लस Cu, ये कॉपर को हटा दिया, ये अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व के स्थान पे क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं और एक लेता हूँ, देखिए अगर हम लेते हैं, फिर से लेते हैं Cu प्लस SO4 लेते हैं, अब लेते हैं Pb, तो देख लीजिए लेड जो है यहाँ Pb, ये भी तो इससे ऊपर ही है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व भी है, तो इसके स्थान पर भी ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बनाया था और यहाँ देखिए तो लेड सल्फेट बना PbSO4, अब प्लस कॉपर को इन्होंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होने वाला है यहाँ, आयनों का आदान प्रदान। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, द्विविस्थापन में क्या होगा, जिस अभिक्रिया में आयनों के मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे मैं कहता हूँ कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस BaCl2, है ना, बेरिलियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिए इसके बीच ये आयन जो इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर चला जाएगा, यानी आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा BaSO4 बेरिलियम सल्फेट, और ये बन जाएगा, ये जो हो जाएगा इसके साथ जुड़ेगा Cu जो Cl2 के साथ जुड़ेगा CuCl2, ये हो गया। देखिए तो इस प्रकार से कॉपर क्लोराइड बन गया ये। तो इस प्रकार से देखिए चीज़ें मतलब अलग हो रही हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है ना। अपचयन है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। जैसे मैं कहता हूँ H प्लस O2 बराबर H2O, संतुलित कर दीजिए। तो ये देखिए मतलब इसमें हाइड्रोजन जो था कम था, यहाँ आके क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, आप कहिएगा हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का जो है हटना, उसको क्या कहते हैं अपने लोग, उसे कहते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। अब समझते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे Mg प्लस O2 बराबर Mg, तो यहाँ अकेला है, यहाँ हो गया MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया अपने पास। तो यहाँ देखिए मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। और रिडक्स अभिक्रिया क्या है, तो रिडक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है। जैसे मैं कहता हूँ CuO लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड को मैं अभिक्रिया कराता हूँ H2 से, हाइड्रोजन से, तो यहाँ ये क्या होने वाला है, लिख देंगे यहाँ पे, अगर इससे अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो यहाँ आ जाएगा Cu प्लस H2O, H2O। तो यहाँ देखिए यहाँ उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ जो है ऑक्सीजन इससे हट रहा है, यानी इसके साथ जाके इससे हट गया ना, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, अर्थात यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ ना, अपचयन। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन में जुड़ गया, तो यहाँ क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है इसके साथ, तो उपचयन हुआ। यहाँ अपचयन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अब चलिए समझ लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। मतलब जिसमें जो है ऊष्मा जुड़ता है, आप कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि CH4 और प्लस O2, तो यहाँ ये क्या बना लिया, H2O, और प्लस आपको बाहर जो कर दिया वो CO2 प्लस निकाल दिया ऊष्मा, अर्थात इसमें ऊष्मा का क्या हो गया,
उत्सर्जन हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा की कमी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी जिस अभिक्रिया को तोड़ने के लिए आप कह सकते हैं कि ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे आप लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी में क्या है, जैसे मैं कहता हूँ CaCO3 मैंने ले लिया, और इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, यदि आप इस पे ऊर्जा या विद्युत दीजिएगा तो CaO है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड अब क्या हो गया, ये बदल के चला जाएगा CO2 में, इस प्रकार से। और इसमें क्या हो जाएगी, ऊष्मा की कमी हो जाएगी, यहाँ विद्युत ऊर्जा, प्रकाश वगैरह दे सकते हैं। तो ये मैं आपको ओवरव्यू दिया हूँ। अब चलिए धीरे धीरे सबको देख लेते हैं सारा का सारा है क्या दरअसल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या है कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CaO प्लस H2O क्या बना है, CaOH2, यानी बिना बुझा हुआ चूना को जब जल से अभिक्रिया कराया, यानी दो अभिकारक मिलकर क्या बनाया, एकल उत्पाद बनाया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब चलिए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मैंने क्या कहा था कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख लीजिए जो है अपना कॉपर सल्फेट है, ये अलग अलग होगा, कॉपर प्लस सल्फेट, सल्फेट दो जगह हो गया। तो देखिए ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड आप देखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में टूट गया, यानी एक जो अभिकारक है दो या दो से अधिक उत्पाद बना दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने उसी प्रकार समझा है कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु जो होते हैं कम अभिक्रियाशील परमाणु के स्थान पर क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ देख लीजिए कॉपर सल्फेट जो है मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर कर दिया, मतलब ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, इससे इसे झगड़ा और इसको बाहर फेंक दिया है ना तो लड़ाई वगैरह कर रहा है ये। और यहाँ भी देखिए ये भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर से, ये अपना लेड, इससे भी किया फाइट और इसको फेंक दिया बाहर कॉपर को। यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं तत्वों के परमाणु वो कम अभिक्रियाशील तत्वों के परमाणु के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या कहा था कि जिस अभिक्रिया में जो होता है आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें यौगिकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए कॉपर सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड को आपस में अभिक्रिया कराया तो बेरिलियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बन गया, देख लीजिए यहाँ पे है ना। देखिए सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराया तो बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, है ना, काफ़ी आसान। और मैंने उपचयन अभिक्रिया को जैसे समझाया, उपचयन है तो यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ हाइड्रोजन हटता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया, अर्थात कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे Mg+O2 बराबर MgO2, ये आपका है। और आगे देखते हैं आगे क्या है, तो इसमें है वही अपचयन, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की कमी, देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, H+O2 बराबर H2O, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और आए क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसे हम लोग अपने लोग क्या कहेंगे, तो इसे अपने लोग कह सकते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में क्या लिख रखा हूँ, जैसे कि ये है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ तो हट गया, यानी यहाँ पे अपचयन हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ जो है ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसमें उपचयन हो रहा है। तो इसमें उपचयन अपचयन दोनों हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहने लगेंगे कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे, इसमें क्या है, तो आगे बचा हुआ है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या कहा था, जिस रासायनिक अभिक्रिया में मतलब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए जैसे हम लोग जो मीथेन को जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, यानी ऊष्मा निकला, और मतलब ऊष्मा की जो है ज़्यादा हो गया इसमें। और ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, जिस मतलब अभिक्रिया को तोड़ने के लिए आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग कह देते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है और ऊष्मा लिया है, यहाँ पे आप विद्युत ऊर्जा भी ले सकते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
अपना कार्बन डाइऑक्साइड बना है और साथ में किसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे अधिक हो जाती है। तो यही होगी आपका ऑस्मा सोसी और ये होगा ऑस्मा छिपी ऊपर वाला। तो थैंक यू एवरीवन। आगे का वीडियो हम लोग लाएंगे बहुत ही जल्द, पार्ट 3 में देखेंगे।